सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सादा। एक और अहम मुद्दे के साथ में हम आपके सामने हाजिर हैं। दरअसल इस समय हरियाणा में जो कुछ देखने को मिल रहा है, जिस तरह से कई जगह पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तमाम तरह से आपस में जो कह सकते हैं कि सांप्रदायिक जो एक माहौल है उसको ख़राब किया गया है। एक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण था उसमें कहीं ना कहीं जो है एक साजिश के तहत उसको ख़राब करने का प्रयास किया गया। और इसी अहम मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं अमिताभ त्रिपाठी सर से, जो जाने माने लेखक हैं और राजनीतिक विषयों के बहुत जानकार हैं। अमिताभ सर, स्वागत है आपका। अमिताभ सर, हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ है, मीडिया में चर्चा है, लगातार पॉलिटिशियन देख रहे हैं वो भी लगातार बातें कर रहे हैं इसके ऊपर। वहीं एक चीज़ इसमें निकल कर आ रही है कि क्या इसमें कोई विदेशी ताकत भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कई ऐसे स्टेटमेंट या ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं जो आप भी खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे ज़रूर, कि ऐसा लग रहा है कि क्या इसमें कोई विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी आपको कहीं से नज़र आ रहा है? देखिए, आज मैंने पढ़ा कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है रेगुलर, उसमें इस विषय को उठाया गया और इसमें उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष संयम से काम लें। ये जो है वो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि यूएस की पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेट लॉबी है उसका इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा से एक इंटरेस्ट रहता है और नरेंद्र मोदी को लेकर उनका एक विशेष इंटरेस्ट रहता है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2012 में, तो ऐसा लग रहा था 2014 में जब चुनाव आने वाला होगा उसमें शायद नरेंद्र मोदी जी को एनडीए की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो यूएस के भीतर से एक लॉबी एक्टिव हुई, जिसको भारत में एक विशेष लॉबी की तरफ से सहयोग मिल रहा था, जिसमें पूरा कैंपेन चलाया गया कि नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं दिया जाए। वो बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उसका वीज़ा तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको परसेप्शन के लेवल पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी। उसको बहुत बड़ा इशू बनाया गया कि मोदी को यूएस वीज़ा नहीं दे रहा है, वीज़ा नहीं दे रहा है। उस विषय का और उस समय का मैं गवाह रहा। मैंने देखा कि उस प्रोपेगेंडा के पीछे भारत में भी एक लॉबी थी, यूएस में भी एक लॉबी थी, और उस लॉबी में जो वहाँ यूएस में जो डेमोक्रेट पार्टी है उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व रहता है। जिसमें हिलेरी क्लिंटन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी, वो स्टेट सेक्रेटरी थी, और उनको ये प्रभावित किया गया था कि भाई नरेंद्र मोदी के बारे में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए कि वो उनके रहते हुए देश में एक विशेष वर्ग के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। अब ये गुरुग्राम के विषय में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का बोलना, मुझे फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वही दोनों लॉबी, यूएस में जो डेमोक्रेट लॉबी है और भारत के भीतर की जो लॉबी है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर से रास्ता कायम हो गया है। अब इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि यूएस हो या और भी तमाम ऐसी जो बड़ी शक्तियां हैं, हमेशा इनकी नज़र भारत के ऊपर रहती है और ऐसे मसलों पर इनके ट्वीट भी आ जाते हैं, इनके बयान भी आ जाते हैं। लेकिन दुनिया में अगर हम देखें तो इससे कहीं ज़्यादा क्रूर चीज़ें, इससे कहीं ज़्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इतनी तेज़ी से मेरे ख्याल से ना तो कोई बयान आता होगा, ना कोई ट्वीट आता होगा। देखिए, मैं इसके बारे में कई दिनों से सोच रहा था और आपने अच्छा सवाल पूछा तो मुझे अवसर भी मिल गया उस विषय को व्यक्त करने का। मैं भारत की आज़ादी से लेकर आज तक के भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल का एक ब्यौरा देख रहा था। भारत में हमारे यहाँ एक पैटर्न है, जब भी हमारे देश में कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है जिसको अच्छा मैसिव मैंडेट मिला हो, जनता के बीच में उसकी विश्वसनीयता हो और वो एक विजन के साथ भारत को आगे ले जाने के बारे में अगर प्रयास कर रहा हो, तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होती है उसके खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो चाइना के साथ वॉर हुआ। इंदिरा गांधी जी के समय में दो क्राइसिस आई। ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस क्रिएट करके भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, जिसके बदले में उन्होंने उसका सही से जवाब दिया। फिर जब बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान को प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि खालिस्तानी विषय को पंजाब के को एक फ्लैश पॉइंट के रूप में डेवलप करने की कोशिश की गई। वहाँ से एक टेररिज्म का इशू किया गया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए तो उनको भी अच्छा मैंडेट मिला हुआ था और उनकी भी एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडिंग हो गई थी, तो उनको भी तमिल वहाँ लिट्टे के मामले में फंसा दिया गया, वहाँ भी टेररिज्म क्रिएट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में जब पोखरण परीक्षण कर दिया तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए कारगिल का क्राइसिस खड़ा किया गया और उनके समय में तो इतने आतंकवादी हमले हुए
इस्लामिस्ट टेररिज्म का एक बहुत बड़ा क्राइसिस, ऐसा लगता था कि शायद देश इसको संभाल ही नहीं पाएगा, कैसे उन्होंने संभाला और भारत की इकॉनमी को भी उन्होंने मेंटेन करके रखा। अब उसके बाद से वाजपेयी जी के बाद के समय के बाद से देखें तो नरेंद्र मोदी जी, हालांकि नरेंद्र मोदी जी सभी प्रधानमंत्रियों के मामले बहुत से मामलों में बहुत आगे निकल गए हैं और इस समय सबसे शक्तिशाली हैं। भारत को उन्होंने तीसरे 5वें नंबर की इकॉनमी बना दिया है और इसके बाद वो भारत को निरंतर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका उन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन कर दिया है जिसके बारे में शायद दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा। तो जितनी तेज़ी से उन्होंने भारत को पिछले 9 सालों में आगे बढ़ाया है और चमत्कारिक तरीके से भारत जो है पूरी दुनिया में उभर कर आया है, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि वही पैटर्न भारत में फिर शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी जी को आने वाले समय में उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव गांधी जी को करना पड़ा था। और मुझे लग रहा है कि इसके लिए भारत में फ्लैश पॉइंट तलाश करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्रंट है वो इतना कमज़ोर हो चुका है और पाकिस्तान को सबको पता है कि पाकिस्तान ऐसी चुनौती भारत को नहीं दे सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के माध्यम से ये प्रयास होंगे और कहीं ना कहीं और भी कुछ क्षेत्र इस तरीके के खोजे जाएंगे। बिल्कुल क्षेत्र खोजे जाएंगे और जाहिर सी बात है आपने क्षेत्र का नाम लेकर कहीं ना कहीं मणिपुर की तरफ ज़रूर मेरा ध्यान दिला दिया है, क्योंकि देखिए अगर लगातार उस पर भी कई तरह के जो है चीज़ें सामने आई और कई तरह की कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट की इशारा किया गया, लगातार कई देशों का जिक्र इसमें आ रहा है, आप अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मणिपुर को भी हम इसी नज़रिए से देख सकते हैं कि कोई बाहरी ताकतें लगातार इसको जो असहज स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह बहुत आगे निकल गए हैं, तो क्या ये सरकार के खिलाफ भी जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है विदेशी ताकतों के जरिए के द्वारा, क्योंकि मणिपुर देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पर इस तरह का जो हाल है वो देखने को मिल रहा है? देखिए मुझे लगता है भारत सरकार को इस बारे में थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन मैं ध्यान उनका आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनको इस पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए कि एक फ्लैश पॉइंट टेररिज्म का कोई ना कोई एरिया डेवलप किया जाता है, उसमें कि हथियार बेचने वाले जो गिरोह होता है उसका भी रोल होता है, एक इंटरनेशनल सिंडिकेट होता है और बड़ी बड़ी कुछ ताकतें भी उसके लिए करती हैं। पहले ये काम यूएस करता था, क्योंकि भारत के यूएस के साथ संबंध अच्छे हो गए हैं तो प्रत्यक्ष रूप से भारत को यूएस डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि यूएस में एक डेमोक्रेट लॉबी है जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती, भले ही बाइडेन जी ने उनको बुलाया हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हो, ऑटोग्राफी लिए थे, लेकिन वो इनको पसंद नहीं करते हैं। ये बात मोदी जी को ध्यान रखनी चाहिए, तो वो डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है ज़रूर मणिपुर के मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके और म्यांमार से लेकर और नॉर्थ ईस्ट के पूरे रीजन में बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर एक कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जहां से फ्लैश पॉइंट डेवलप करके हथियारों की सप्लाई भारत में हो सके, ड्रग्स की सप्लाई हो सके और एक फ्लैश पॉइंट यानी कि टेररिज्म का एक, जैसे लिट्टे का मामला आया था, जैसे खालिस्तानी टेररिज्म को प्रोवोक करने की कोशिश की गई थी, वैसे उस पूरे रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी गेम्स थे चाइना में, जिसमें स्टेपल वीज़ा अरुणाचल के कुछ लोगों को दिया, जिसके चलते भारत के अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि एशियन गेम्स तो चाइना में ही होने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत के सामने ये सब बड़ा कोई इशू क्रिएट करके एक इंटरनेशनल इशू क्रिएट करे चाइना। मुझे लग रहा है कि हमको निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि चाइना ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी को 24 के चुनाव से पहले डिस्टर्ब करने के लिए इंटरनेशनल ताकतें इकट्ठी हो रही हैं और भारत में भी कुछ लोग हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं और उनको इश्यूज दे रहे हैं कि इस पर बोलिए तो मामला गड़बड़ होगा, इस पे बोलिए, ये इस तरीके का प्रयास हो रहा है। और मुझे लग रहा है INDIA के जो लोग ताल ठोक कर बोल रहे हैं कि हम 24 में हरा देंगे, मुझे कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि शायद उनके विश्वास का आधार यही सब है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरह से कुछ CM और कुछ पार्टियां मिली हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम PM मोदी को हरा देंगे, इस बार उनका कोई चांस नहीं है, हमने पूरी तरह से मजबूत कर लिया अपना किला, तो आप जो इसको जोड़ के देख रहे हैं तो वाकई इसमें कुछ सच भी है। क्योंकि अगर हम देखें जो विपक्षी दल हैं वो जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, राजनीति करने का
तरीका बना रहे हैं, क्योंकि कुछ मुद्दों को क्रिएट भी किया जा रहा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ऐसे में विदेशी ताकतों के ज़रिए वो कोई साजिश कहें या यूँ कहें कि पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं या कर रहे हैं? देखिए, ये बात मैं नहीं बोलता अगर मैं इस बात का गवाह नहीं होता कि 12 से लेकर 14 के बीच में जब भारत में एक विशेष विचारधारा के लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद नरेंद्र मोदी हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएं, तो 12 से 14 के बीच में उनको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, ये बात मोदी जी को भी पता होगी, सबको पता है। और वही लोग फिर से सक्रिय, क्योंकि वो 24 के चुनाव को उसी रूप में देख रहे हैं। उनको लगता है कि तीसरे टर्म में अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो शायद उनका बोरिया बिस्तर बिल्कुल बंध जाएगा। और यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डर लग रहा है कि उनका बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। तो निश्चित रूप से सारी ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि भारत सरकार को ये सब बातें कितनी वो गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन ये बात उनको गंभीरता से लेनी चाहिए। ये लड़ाई 24 की केवल भारत के चुनाव की लड़ाई नहीं रहेगी, ये भारत के बहुत ज़्यादा सुपर पावर बनने की दिशा में एक बड़ा रोल प्ले करेगा 24 का चुनाव। इसलिए वो सारी ताकतें जो 47 से लेकर आज तक भारत को विश्व पटल पर आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती हैं, और भारत में ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, वो सब इकट्ठा हो गए हैं और उनका एक ही टारगेट है, नरेंद्र मोदी को रोको, नरेंद्र मोदी को रोको। जी बिल्कुल। और अमिताभ सर ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की और सबसे बड़ी बात की जिस तरह से विदेशी जो साजिश होती रही हैं, 2014 की बात भी बता रहे थे, उससे पहले जिस तरह 2 साल तक लगातार मोदी जी के खिलाफ दुष्प्रचार हुआ, उसी की एक लॉबी एक बार फिर एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से साजिशन एक के बाद एक जो चीज़ें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं इसी का एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार को इससे सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ या यूँ कहें कि भारत को सुपर पावर बनता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर बताइए। हम ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा आपको सामने लेकर आते रहेंगे। अमिताभ सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बात की, और आप भी लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे अहम ज़रूरी मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपकी जो समझ है वो और बेहतर डेवलप हो सके। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।